हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम गहड़वाल वंश के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। जो आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा और यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा करने चल रहे हैं आरओ एआरओ के लिए और साथ ही साथ यूपी पीसीएस के 2024 की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। इनमें हमने उन फैक्ट्स को शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनके आने की संभावना है, पूर्व में या पूछे गए हैं प्रीवियस के क्वेश्चंस में। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इससे पहले हमने गुजरात के गुजरात का जो प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश, उस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एक डिटेल तरीके से जो पूर्व मध्यकाल है, अर्ली मिडेवल हिस्ट्री, उस पर चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से थे उन पर हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम गहड़वाल राठौर वंश पर चर्चा करने चल रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी पूरे मिडाइवल पीरियड पर इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर आपको वन बाय वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, ग्लोबल अफेयर्स फॉर यूपीएससी करके, और आप उसको हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। और उसमें हम वो सारे फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सिनारियो में लेटेस्ट अपडेट हो रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसका हम परीक्षा की दृष्टि से ही चर्चा करेंगे। वो एक न्यूज़ नहीं होगी, सेंसेशनलिटी नहीं होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के अट्रैक्ट किए जाएं, बल्कि हमारे यहाँ ऐसे वीडियोस के माध्यम से आप तक क्वालिटी वर्ल्ड अफेयर्स के जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जा सके, जो आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर अभी तक आपने लोक सेवक द स्टडी आई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और टोटल पूरा ये कार्यक्रम निःशुल्क है, फ्री है। अगर हम गहड़वाल वंश की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण वंश है राजपूत काल का, और पूर्व मध्यकाल में इस वंश का एक भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्थान ये वंश रखता है। अगर इस वंश के मूल निवास स्थान की बात की जाए तो विंध्याचल का जो पर्वतीय वन प्रांत है वो गहड़वाल वंश का मूल निवास स्थान माना जाता है। और गहड़वाल वंश को ही हम क्या कहते हैं, राठौर वंश भी कहते हैं। कहीं कहीं हम राठौर वंश यूज करेंगे और कहीं कहीं हम गहड़वाल करेंगे, ताकि आप दोनों के एक समानार्थी के रूप में समझ सकें कि दोनों वंश एक हैं। अगर इस वंश के सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात की जाए तो सबसे पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति चंद्रदेव है। कौन है गहड़वाल वंश का पहला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति? चंद्रदेव है। और चंद्रदेव ने लगभग 1090 से 1103 ईस्वी के बीच गहड़वाल राजवंश की नींव डाली, फाउंडेशन डाली। और ये फाउंडेशन कहाँ उसने डाली? कन्नौज में डाली। क्योंकि इस काल में अगर हम देखें पूर्व मध्यकाल में तो कन्नौज का महत्व बढ़ता चला जा रहा था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कन्नौज को का एक महत्व जिस तरीके से आया और इसके लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ, उसको पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखें कि गहड़वाल राजवंश की जो नींव पड़ी थी वो कन्नौज में पड़ी थी। तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें तो हमें कुछ लेख मिले हैं, और ये लेख मिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदाऊं से और श्वेत महात के लेखों में, जिसमें चंद्रदेव को कन्नौज का राजा बताया गया है। यानी अगर इसके तथ्यों के आधार पर बात करी जाए, अभिलेखों के आधार पर बात की जाए, तो चंद्रदेव जो था वो गहड़वाल राजवंश की नींव रखने वाला था, और इसका जो शासक था पहला वो चंद्रदेव था। और इसका हमें साक्ष्य मिलता है बदायूं और श्वेत माहित के लेखों में, जहां पर इसे कन्नौज का राजा बताया गया है और इसके लिए गाधी पुराधिप यूज किया गया है, की टर्म यूज की गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बन भी सकता है कि गाधी पुराधिप किसकी उपाधि थी, या गहड़वालों की राजधानी कौन सी थी, गहड़वाल वंश की स्थापना किस जगह हुई। तो इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं। फिर इस वंश की अगर हम बात करें महत्वपूर्ण शासकों की, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था इस राजवंश का, किस गहड़वाल राजवंश का, वो गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र था। और इसका कार्यकाल था 1114 से 1155 ईस्वी। और ये आधुनिक पश्चिमी बिहार से, यानी वर्तमान का जो बिहार का पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग से लेकर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका समस्त भाग जो है इसके अधीन था और इसने कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। यानी प्राचीन जो गौरव था कन्नौज का उसे स्थापित किया, क्योंकि कन्नौज इनकी क्या थी, राजधानी थी। फिर पालों से इन्होंने मगध को जीता और मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दिखता है। फिर गोविंद चंद्र जो था एक विद्वान भी था। गोविंद चंद्र जो था विद्वान था और इसकी एक उपाधि थी। ये प्रश्न आया हुआ है कि विविध विचार वाचस्पति किसकी उपाधि थी, या गोविंद चंद्र ने किसकी कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रखिए, विविध विधा विचार वाचस्पति गोविंद चंद्र की जो है उपाधि थी और ये एक विद्वान शासक था। फिर गोविंद चंद्र का जो शांति और युद्ध का मंत्री था उसका नाम क्या था, लक्ष्मीधर था। और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित था और लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखी है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आरओ के एग्जाम में भी आया है और साथ ही साथ ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और बीपीएससी में आया है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। कृत्यकल्पत्रु, कृत्यकल्पत्रु की रचना किसने की थी, लक्ष्मीधर ने की थी। और लक्ष्मीधर किसका युद्ध और शांति मंत्री था, वो गोविंद चंद्र का था। और गोविंद चंद्र किस वंश का था, गायकवाड़ वंश का, गहलवाड़ वंश का था, राठौर वंश का था। तो आपको ध्यान रखना है कि कृत्यकल्पत्रु की जो रचना है वो किसने की है, लक्ष्मीधर ने की है। और इस पुस्तक से हमें तत्कालीन राजनीतिक, समाज और संस्कृति की व्यापक जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोविंद चंद्र के बाद उसका पुत्र शासक बनता है और उसके पुत्र का नाम क्या था, विजय चंद्र था। विजय चंद्र का कार्यकाल कितना है, 1155 से 1169, 1155 से 1169 एडी इसका जो है कार्यकाल है, या सी बोल सकते हैं। मैंने आपको सी और एडी का अंतर एक छोटे से वीडियो में बताया था। फिर इसके ही का शासनकाल में सेन राजवंशी शासक लक्ष्मण सेन ने कहाँ आक्रमण किया था, गहलवाड़ वंश पर आक्रमण किया था, लेकिन लक्ष्मण सेन युद्ध में पराजित हुआ। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, विजय चंद्र के शासनकाल में ही दिल्ली का प्रदेश गहलवालों के हाथों से निकलकर चौहान नरेशों के अधिकार में चला गया। तो विजय चंद्र के काल में ही हम गहलवाल वंश को देखते हैं कि इसके अंदर कमजोरी आने लगी, पतन होने लगा इस राजवंश का, और इसका जो दिल्ली का जो प्रदेश था गढ़वालों का वो कहाँ चला गया, चौहान नरेशों के पास चला गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजय चंद्र को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। फिर इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है और शक्तिशाली शासक है जयचंद्र। लेकिन जयचंद्र को इतिहास में कई कारणों से याद किया जाता है, क्योंकि जयचंद्र का पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनकी उपाधि राय पिथौरा भी थी, भारत के महानतम शासक हुए हैं। इनके साथ जयचंद्र का युद्ध हुआ और जयचंद्र ने इनके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये 1170 से 1194 ईस्वी इस वंश का ये अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ और इसे इतिहास में क्या कहा जाता है, राजा जयचंद कहा जाता है। तो ये जो अंतिम शासक है वो राजा जयचंद है। और राजा जयचंद का समकालीन कौन था, जैसे मैंने बताया चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था, और पृथ्वीराज तृतीय की जो उपाधि थी राय पिथौरा थी। तो ये ध्यान आपको रखना है। फिर इसने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर विवाह किया था। तो ये किस प्रकार का विवाह था, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह होते थे, तो ये किस प्रकार का विवाह था, इसको आप कमेंट करके हमें बताएं। फिर जयचंद्र ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया और विजय को उपलक्ष्य में इसने राजसूय यज्ञ भी किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें कि जयचंद्र ने एक राजसूय यज्ञ भी किया था। अगर उसमें दे दिया जाए पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, विजय चंद्र, तो इनमें से किसने, लक्ष्मण सेन, तो इसमें से किसने राजसूय यज्ञ किया था, तो राजसूय यज्ञ किसने किया था, वो जयचंद्र ने किया था। ये चीज ध्यान में रखने की है। फिर 1194 एक इंपॉर्टेंट डेट है, ये प्रश्न कई बार मेल करने के लिए आया है कि तराइन का प्रथम युद्ध आ गया, साथ ही साथ चंदावर का युद्ध आ गया, और इसी तरीके से 1-2 और युद्धों को ऐड करके मैच करने के लिए प्रश्न आ जाता है। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था और उसे की हत्या कर दी गई थी। और जयचंद को लक्ष्मण सेन ने भी पराजित
किया था। यानी लक्ष्मण सेन जो सेन वंश का बंगाल का राजा था, उसने जयचंद को भी पराजित किया था। फिर जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि श्री हर्ष को किसने संरक्षण प्रदान किया था, तो जयचंद ने प्रदान किया था। श्री हर्ष को किसने संरक्षण प्रदान किया था, जयचंद ने प्रदान किया था। और श्री हर्ष ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है नैषध चरित्र, और खंडन खाद की रचना की है। श्री हर्ष की ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कई बार प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में पुस्तकों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और उसमें नैषध चरित्र जो है और खंडन खाद, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। और इसकी रचना किसने की है, श्री हर्ष ने की है। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा आज का वीडियो रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली के चौहान वंश पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में गढ़वाल वंश पर चर्चा की थी, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने आपके सामने लाया था, जो परीक्षा में आपके लिए पूछे जा सकते हैं। आज हम जिस वंश की बात करने चल रहे हैं पूर्व मध्यकाल में या अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री में, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है जिसका नाम है चौहान वंश। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है जिसका नाम है चौहान वंश। और ये चौहान वंश की जो है अनेक शाखाओं में बटा हुआ था। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी, जो कि अजमेर के निकट है, शाकंभरी वासुदेव ने, जो कि शाकंभरी अजमेर के निकट है, चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। यानी वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया है चौहान वंश, जो कि स्थापित किया गया था शाकंभरी में। शाकंभरी कहाँ है, वो अजमेर के निकट है, और इतिहास में इस वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आपको जानकारी है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान के ही नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें पहले युद्ध में तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, उसमें गौरी की भयानक हार हुई थी और वो भाग गया, उसे राजपूतों की चौहान सेना के सामने भागना पड़ा था। हालांकि दूसरे युद्ध में से पराजय का भी सामना करना पड़ा। इस चौहान वंश का प्रारंभिक इतिहास अगर हम देखें और वंशावली देखें, तो एक शासक हुआ है विग्रहराज द्वितीय, और विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख में, विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख में, और ये हर्ष प्रस्तर अभिलेख जो है विग्रहराज का कहाँ मिला है, जयपुर राजस्थान में, और सोमेश्वर के समय के बिजौलिया लेख प्रस्तर लेख में से भी होता है। यानी चौहान वंश के जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है, उनकी वंशावली के विषय में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें दो अभिलेखों के माध्यम से होता है, जो कि एक विग्रहराज द्वितीय का है, जिसे में हर्ष का प्रस्तर अभिलेख जो कि जयपुर में है, और सोमेश्वर का बिजौलिया प्रस्तर लेख, इन दोनों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर प्रारंभिक नरेश, अगर हम कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे उनके सामंत कौन कौन थे। तो ये जो प्रारंभिक चौहान शासक थे वो कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत रहे थे, ये ध्यान रखने की बात है। फिर 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। यानी अगर चौहान वंश की बात की जाए तो चौहान वंश का वाकपति राज प्रथम जो था, कौन था, वाकपति राज प्रथम। ये वाकपति राज प्रथम जो है चौहान वंश का, इसने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। तो ये आप इसको वास्तविक संस्थापक या महत्वपूर्ण शासक के रूप में देख सकते हैं। फिर वाकपति राज प्रथम का पुत्र हुआ सिद्धूराज, और उस सिद्धूराज ने अपने राज्य का विस्तार किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो चौहान वंश में पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वो सिद्धराज था। कौन था, सिद्धराज था। सिद्धराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। फिर सिद्धराज का उत्तराधिकारी कौन हुआ, विग्रहराज द्वितीय, और विग्रहराज द्वितीय का ही जो है प्रस्तर अभिलेख हमको मिला है। कहाँ से मिला है, ये हमको मिला है जयपुर से, और हर्ष के प्रस्तर अभिलेख पर यह अभिलेख खुदा हुआ है, और बिजौलिया के प्रस्तर अभिलेख में मिला है। और इसमें विग्रहराज द्वितीय ने, इसके हर्ष लेख में कहा गया कि उसने अपने राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया, अर्थात उसने अपने राजवंश का विस्तार किया। फिर विग्रहराज द्वितीय ने ही चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। किस शासक को, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, और भृगु कच्छ में, ये भृगु कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में, आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिए। विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य नरेश
मूलराज प्रथम को पराजित किया। किसको पराजित किया? चालुक्य शासक जिसका नाम था मूलराज प्रथम। विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को पराजित किया और भृगु कच्छ गुजरात में, कहां पर? भृगु कच्छ गुजरात में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। फिर विग्रहराज तृतीय के बाद विग्रहराज तृतीय एक महत्वपूर्ण शासक हुआ और इसने परमार वंश, मालवा का परमार वंश था, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। परमार वंश की कन्या से जो कि राजदेवी थी विवाह संपन्न हुआ और परमारों के साथ इनकी मित्रता स्थापित हुई। इससे पहले चौहानों की परमारों से जो है शत्रुता चल रही थी, लेकिन जब कन्या राजदेवी के साथ परमार वंश की जो थी उनसे जब इनका विवाह हुआ तो ये शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो गई। फिर पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात उसका पुत्र अजयराज 12वीं शताब्दी में शासक बना। जो महत्वपूर्ण शासक हैं उन्हीं को ले रहे हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद विग्रहराज तृतीय के बाद जो है पृथ्वीराज प्रथम हुआ और पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? अजयराज था। यानी पृथ्वीराज तृतीय को तो आपको मालूम है, जिनको हम क्या कहते हैं? राय पिथौरा कहते हैं, जिनकी मोहम्मद गौरी से जो है संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन ये पृथ्वीराज प्रथम कौन थे? तो पृथ्वीराज प्रथम को बस आप इतना ध्यान रखें कि इनका पुत्र था अजयराज और अजयराज ने 12वीं शताब्दी में शासन किया था, 12वीं शताब्दी में शासक बने। और ये अजयराज जो थे महान निर्माता थे, एक ग्रेट बिल्डर थे और इन्होंने ही अजमेर नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी और इसके बाद इसे अपनी राजधानी भी इन्होंने बनाया। अजयराज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अजयराज का उत्तराधिकारी अरुणोराज हुआ। अरुणोराज का पीरियड यह है 1130 से 1150 का। अरुणोराज से पहले कौन है? अजयराज। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम, तो पृथ्वीराज प्रथम से पहले कौन है? विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय से पहले कौन है? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के ही हमें हर्ष अभिलेख मिले, प्रस्तर अभिलेख मिले, बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख मिले सोमेश्वर के, जिनसे इनके राजवंश पर प्रकाश पड़ता है, जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र कौन है? अजयराज है, जिसने अजमेर नगर की स्थापना करी है। और विग्रहराज तृतीय ने परमार राजकुमारी राजदेवी के साथ विवाह किया और इसके चलते इन दोनों राजवंशों में मित्रता स्थापित हुई। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। और फिर अरुणोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को इसने पराजित किया था। अरुणोराज ने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद, ये महमूद कौन है? ये महमूद गजनवी है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और भारत की धन संपदा को बार बार आकर के लूटा। इसी ने सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया था। तो इस सुल्तान महमूद को किसने पराजित किया था? अरुणोराज ने किया था। और अरुणोराज किस राजवंश का है? अरुणोराज चौहान राजवंश का है। कहाँ का राजा है? चौहान राजवंश का है। और अरुणोराज का जो किसका उत्तराधिकारी था? अजयराज का उत्तराधिकारी था। फिर अरुणोराज का पुत्र हुआ विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ को ही हम क्या कहते हैं? बीसल देव कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को ही हम क्या कहते हैं? बीसल देव। तो और ये बीसल देव का जो काल है वो 1153 से 1163 ईस्वी एडी का या सीई का है। और ये विग्रहराज चतुर्थ जो कि बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। अगर प्रश्न आ जाए कि चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है, तो वो कौन है? बीसल देव है। और बीसल देव का एक दूसरा नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ है और ये सर्वाधिक शक्तिशाली था। और विग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? इन्होंने तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त करके उसे अपना सामंत बना लिया था, दिल्ली के जो तोमर थे। फिर बीसल देव ने, विजेता तो था ही था, एक कवि भी था यशस्वी और लेखक भी था। और बीसल देव ने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की है। तो हरिकेल एक संस्कृत नाटक है। एक चीज तो याद रखिए कि अगर साहित्य की कोई विधा है और उस पर प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन नाटक है जिसकी रचना बीसल देव ने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि हरिकेल जो था एक संस्कृत नाटक था और इस संस्कृत नाटक की रचना किसने की है? वो बीसल देव ने की है। बीसल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं। और ये हरिकेल संस्कृत नाटक के कुछ अंश हमको कहाँ मिलते हैं? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। फिर अगर हम देखें तो बीसल देव के दरबार में सोमदेव निवास करता था और सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ललित विग्रह राज लिखी है।
सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ललित विग्रह राज लिखी है। और कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कथा सरित सागर किसने लिखी है? ललित विग्रह राज किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव, कथा सरित सागर का रचयिता सोमदेव, और सोमदेव को आश्रय किसने दिया था? बीसल देव, और बीसल देव का एक दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ। तो अब आपको बिल्कुल मेमोराइज हो गया होंगे ये फैक्ट। फिर 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र, इतिहास में प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय, 1170 से 1192 ईस्वी तक शासक रहा, जिसे कि राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्धि है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये जो है शासक हुए, पृथ्वीराज तृतीय। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? उपलब्धियां इनकी, तो बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमार्दी देव को 1182 में इन्होंने रात्रि अभियान में पराजित किया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक हैं परमार्दी देव को पराजित किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने किया था, 1192 में किया था। और इसी युद्ध में, यानी चंदेलों के साथ युद्ध में, परमार्दी देव के साथ युद्ध में ही आल्हा ऊदल नामक लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो आल्हा ऊदल की कथा किससे जुड़ी है? परमार्दी देव के, चंदेल शासक परमार्दी देव से जुड़ी है। और इसी युद्ध में इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था, जो कि लोक प्रसिद्ध है। फिर 1186 में पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज तृतीय ने 1186 में, ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा आपको, गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था। तो भीम द्वितीय पर किसने आक्रमण किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। और परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। फिर 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, भाग गया। फिर अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और इसमें पृथ्वीराज पराजित हो गया। उसे पहले बंदी बना लिया गया। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान को पहले बंदी बनाया गया है, और उसके कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उसकी युद्ध में हत्या, पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हत्या नहीं की गई, क्योंकि हमें कुछ सिक्के मिले हैं, और उन सिक्कों पर जो है एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और लक्ष्मी के चिन्ह अंकित हैं, दूसरी तरफ हमको जो है मोहम्मद शाम लिखा हुआ मिलता है, जो इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का सूचक है कि कुछ समय तक उसने मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार किया, और बाद में फिर उसकी हत्या कर दी गई। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध से भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ, और भारत में तुर्की राज्य की जो है स्थापना हो गई। फिर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों को दमन करते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर नेक्स्ट पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य लिखा है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की है। ध्यान रखिएगा कि चंद्र बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है वो अपभ्रंश भाषा में महाकाव्य है, अपभ्रंश भाषा में महाकाव्य है, ये ध्यान देना है। देखिए, और जयानक ने जिस ग्रंथ की रचना की है पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज विजय वो संस्कृत काव्य है। तो अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत काव्य है, तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, और नीचे दे रखा है पृथ्वीराज विजय। तो आप पृथ्वीराज रासो पर नहीं लगाएंगे, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा का महाकाव्य है, जबकि पृथ्वीराज विजय जो है वो संस्कृत काव्य है। और अन्य रचनाओं में जयचंद्र का हम्बीर महाकाव्य भी है, जिसे चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं की जानकारी मिलती है। फिर चौहान नरेश हरिराज ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी। ये प्रश्न भी कभी कभी इस तरीके के आयोग में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में किस शासक ने, या चौहान वंशी किस शासक ने अग्नि में कूदकर या अग्नि में जलकर आत्महत्या की थी। तो आप ध्यान रखेंगे हरिराज ने आग में जलकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। अब नेक्स्ट जो हमारा वंश होगा वो जेजाक भुक्ति के बुंदेलखंड के चंदेल होंगे। नाउ लेट्स कंप्लीट द वीडियो। थैंक यू सो मच।